हाय एवरीवन। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो क्लास रहने वाली है आपके क्लास 6 एनसीईआरटी। हम जो है यहाँ पर कौन सी एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी देख रहे हैं आपकी क्लास 6 की। कौन से क्लास की एनसीईआरटी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आपकी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है आपकी। इसमें आपका एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। हमारी बात सुनने यहाँ तक कि जो पहला चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था आपके, वो था आपके अर्थ इन सोलर सिस्टम। हमारी बात सुन में हमने जो है उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। और आज अपना जो है ये सेकंड चैप्टर रहने वाला, और ये जो सेकंड चैप्टर है आपका, ये रहने वाला है आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर। किसको लेकर रहने वाला है, तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को लेकर। जहां मैं बात करूं तो ये जो है आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हमने हिंदी में क्या नाम दे दिया, तो हम हिंदी में कहते हैं इन्हें अक्षांश तथा देशांतर। अक्षांश तथा देशांतर। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो इन्हीं दोनों चीजों के आसपास रहने वाली है। तो होप यू डू वेल। और चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो आपका रहने वाला है चैप्टर, ध्यान देना, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है अपनी। और क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो है हमने क्या पढ़ लिया है, तो हमने जो है पहला टॉपिक पढ़ के कंप्लीट कर दिया। वो क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज अपना जो है ये सेकंड टॉपिक रहने वाला है, जो कि क्या है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आपको जैसा कि पता हो तो ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब आपके जो है, अब धरती को जो है हम किसी न किसी चीज पे तो दिखाना पड़ेगा अपने को। तो हम धरती को जिस चीज पे दिखाते हैं वो क्या होता है, आपका ग्लोब होता है। चीजें आ रही समझ में, यहाँ तक कि वो चीज आपकी क्या कहलाती है, ग्लोब कहलाती है। ग्लोब के भी कई सारे प्रकार होते हैं। ग्लोब जो होता है वो भी कई सारे टाइप का होता है, लेकिन अपन जो बात करें तो ये जो चीज आपको नजर आ रही है पिन जैसी, इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सिस, या इसी को अपन क्या कहते हैं, आपकी धुरी। हमारी बात समझ में यहाँ तक कि इसी को क्या कहा जाता है, धुरी, जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। ध्यान देना, पृथ्वी की दो गतियां होती है। पृथ्वी जो है इसकी कितनी गतियां होती है, किसी भी, अगर अपन बात करें किसी भी प्लेनेट की, जो है दो गतियां होती है, दो मोशन होते हैं। दो क्या होते हैं आपके, मोशन, जिनमें एक आता है आपका रोटेशन और एक आता है आपका रिवोल्यूशन। एक तो क्या आता है आपकी रोटेशन, यानी इसी रोटेशन को अपन कहते हैं घूर्णन, और एक आता है आपका रिवोल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण। परिक्रमण। दो तरह की गतियां होती हैं, तो इन दो तरह की गतियों से कई सारे प्रभाव पड़ते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन अब अपन बात करें कि भाई अपने को पृथ्वी पर कोई चीज ढूंढनी है, कि भाई पृथ्वी पर जो है फलानी जगह कहाँ पर है, या इस जगह पर क्या चीज है क्या नहीं है, तो उनमें अपने क्या काम आते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड काम में आते हैं। हमारी बात समझ में यहाँ तक की। तो चलिए, पहली पहली लाइन जो आपको सामने नजर आ रही है, वो लाइन आपसे क्या कह रही है, तो देखिएगा कि काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे अपन क्या कहते हैं, विषुवत कहते हैं। हमारी बात समझ में यहाँ तक की, यानी इमेजिनरी लाइंस रनिंग on the globe divided it into two equal parts known as equator। तो पहली पहली जो अपने पास में परिभाषा आती है वो आती है कि इक्वेटर किसे कहते हैं। क्या आता है, इक्वेटर जो है आपकी किसे कहा जाता है। पहली पहली परिभाषा अपने सामने क्या आती है आपकी, इक्वेटर जो है, या मैं बात करूं विषुवत जो है, ये किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं अक्षांश और देशांतरों को, तो इनमें ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे सबसे पहले आज जो अपना ये टॉपिक है, आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं पढ़ने वाले, तो इसमें जो पहली चीज आई विषुवत। हमारी बात समझ, ये विषुवत रेखा असल में है क्या। ये जो विषुवत रेखा है, ये जो इक्वेटर लाइन है, ये असल में है क्या, तो ये असल में एक अक्षांश है। असल में क्या है, एक अक्षांश है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये अक्षांश क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसको समझाओ। तो इसको समझने की कोशिश करना। पृथ्वी पर जो भी, जैसे मान लो ये गोला है आपके, और इस गोले में जो वेस्ट से ईस्ट, ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट यानी पश्चिम, और ये डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व यानी ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट इस तरह से जो ये लाइनें खींची जाती है, इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, इन लाइनों को अपन कहते हैं लैटिट्यूड, या इन्हीं रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हमारी बात समझ में, यानी, और ये क्या लाइन असल में होती है कि इमेजिनरी होती है, यानी ये रेखाएं वास्तविक होती है, या फिर ये रेखाएं जो है आपकी काल्पनिक होती है।
तो आप क्या कहोगे कि ये सारी की सारी जो रेखाएं होती है ये आपके काल्पनिक होती है। ये सारी की सारी कैसी होती है? काल्पनिक। अगर असल में होती तो ये अपने को जो है बाहर पृथ्वी के जैसे ही अपन आसमान में देखते हैं तो ये रेखाएं अपने को जाती हुई नजर आती, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। ये जो ग्लोब आपको नजर आ रहा है इसमें, वो रेखा जो इस ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करे, आ रही बात समझ में? वो रेखा जो इस ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करे उसको अपन क्या कहते हैं? तो जो इस ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी उस रेखा को अपन कहते हैं इक्वेटर, या फिर इसी को कहा जाता है अक्षांश। इसी को क्या कहेंगे अपन? अक्षांश। चीजें आ रही समझ में? यहाँ तक की ये जो रेखा है ये कितने डिग्री का है? तो ये है 0 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। जितने भी अक्षांश हैं उन्हें डिग्री में दिखाया जाता है। अक्षांश और देशांतर दोनों को किस में दिखाया जाता है? डिग्री में। और ये क्या हो जाएगा आपके? तो ये हो जाएगा आपका इक्वेटर। ठीक है, या इसी को अपन नाम दे देते हैं विषुवत। क्या नाम दे देते हैं? विषुवत। अब ध्यान देना, इस जीरो के ऊपर क्या हो जाएगा? तो इस जीरो के ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, इस जीरो के नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर क्या हो गया ये? तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, नदर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और इस इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? तो इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा आपकी? दक्षिणी गोलार्ध, यानी सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की? अब इन्हीं को समझने की कोशिश करना कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की आपको? अब यदि अपन बात करें तो अगली चीज क्या आती है कि ये जो इक्वेटर लाइन है जिसने अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, ये असल में इक्वेटर लाइन जो है ये है क्या आपकी? तो ये इक्वेटर लाइन क्या है आपकी? एक लैटिट्यूड है, ये एक अक्षांश है। देखो ये भी तो इसी दिशा से इसी दिशा के बीच में खींचा जा रहा है। और ये असल में खींचे कैसे जाते हैं? तो ये पूरी पृथ्वी पर कंप्लीट सर्कल क्रिएट करते हैं। जैसे ये यहाँ से शुरू होके और पृथ्वी के पीछे वाले भाग से वापस इसी भाग पर आएगा। फिर एक निश्चित दूरी छोड़ने के बाद में दोबारा हम इसी तरह से एक रेखा खींचेंगे। फिर एक निश्चित दूरी छोड़ने के बाद, यानी ये पूरी पृथ्वी पर कंप्लीट सर्कल क्रिएट करते हैं। ये पूरी पृथ्वी के चारों ओर जो है खींचे जाते हैं। हमारी बात में पूरी पृथ्वी के जो है चारों ओर खींचे जाते हैं। अब समझना, इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें इस तरह की कितनी लाइनें खींची जाती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है इस तरह से आपके कई सारी रेखाएं खींची जाती है। अब आता है कि साहब कई सारी मतलब कितनी? सीधी सी बात है, आप भी पूछोगे कई सारी मतलब कितनी। और इसके दक्षिण में भी कुछ लाइनें खींची जाती है, उनको मैं जो है अलग बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, लिखने के हिसाब से ये जो है मैं इस तरह से बता देता हूँ, जबकि ये रेखाएं इस तरह से होती नहीं है। हमारी बात में इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से ये रेखाएं खींची जाती है। ये खींचे तो बिल्कुल वैसे ही जाती है जैसे ऊपर वाली खींची है, लेकिन आपको अलग दिखाने के लिए इनको रेखाओं को मैंने इस तरह खींच दिया। अब समझना, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, हमारी बात सुन, ये जो है आपकी क्या हो जाएगी? 0 डिग्री की लाइन हो जाएगी। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की? ये जो है आपकी किस तरह की लाइन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 0 डिग्री की लाइन। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री की लाइन है आपकी, इस 0 डिग्री की लाइन को हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेटर। आ रही बात समझ में यहाँ तक की? इस 0 डिग्री की लाइन को जो है हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेटर नाम दे दिया। थोड़ा सा ये जो है कुछ चेंज इसका ऐड कर देते हैं। ओहो, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, मानवीय भूलें जो है कि होती रहती है। चलिए, तो अब आते हैं वापस, और यहाँ समझना, अब वापस 2 मिनट लगेंगे आपको समझाने में। ये जो लाइन खींची है हमने, ठीक है, ये है 0 डिग्री की एक लाइन और इसका नाम है विषुवत। विषुवत। और इसके ऊपर जो है इस तरह की कितनी लाइन खींची जाती है? तो इसके ऊपर इस तरह की जो लाइन खींची, नदर्न हेमिस्फेयर है ये क्या है आपका? नदर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला हिस्सा आता है ये क्या है आपका? सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या आता है आपका? सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। बात करें यदि उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसी रेखाएं कितनी होती है? तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो है यानी उत्तरी गोलार्ध में ऐसी रेखाएं होती है 90। और वहीं बात करें सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसी लाइनें कितनी होती है? तो सदर्न हेमिस्फेयर में भी इतनी ऐसी लाइनें कितनी होती है? 90। यानी ये जो लाइनें हैं आपकी, ये इस जीरो से नीचे कितनी खींची जाएगी? 90। जीरो से ऊपर कितनी खींची जाएगी? 90। तो ये जो रेखाएं हो गई ये हो कितनी गई? तो ध्यान देना,
ये सारी की सारी लाइन जो है टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, तो 90 90 180 और बीच वाली ये एक, तो टोटल कितनी हो जाएगी 181। यानी अगर आपसे पूछ ले कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है ये कितने हैं, तो आप कितने बताओगे 181 बताओगे, कितने बताओगे 181। लेकिन अब यहीं पर ध्यान देने की कोशिश करना, जैसे एक मेरे हाथ में ये बॉल है और इस बॉल पे मैं एक निश्चित दूरी छोड़ते हुए एक गोला बना रहा हूं, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में जो है ये गोला पूरा छोटा होता होता एक बिंदु के रूप में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब एक डॉट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि एक डॉट भी अपना 360 होता है। तो यहाँ देखो जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो बीच में सबसे बड़ा गोला बना, हमारी बात सुनो, ये जो बीच में है ये बीच में सबसे बड़ा गोला बना, फिर ऊपर गए थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और सबसे ऊपर यानी 90 डिग्री का जो होगा वहां पर गोला नहीं बन के और एक खाली पॉइंट ही क्रिएट होगा। तो एक पॉइंट ऊपर क्रिएट होगा और एक पॉइंट नीचे की तरफ क्रिएट होगा। जब एक पॉइंट ऊपर की तरफ क्रिएट होगा तो एक पॉइंट नीचे की तरफ भी तो क्रिएट होगा। हमारी बात सुनने, ये लैटिट्यूड जरूर है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो 90 डिग्री का पॉइंट है आपकी, ये दोनों लैटिट्यूड जरूर है, लेकिन क्या ये एक लैटिट्यूड लाइन है, क्या ये एक अक्षांश रेखा है, क्या आप इसे एक अक्षांश रेखा कह सकते हैं, क्या आप इसे अक्षांश रेखा कह सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं। तो जब अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आप 181 में से कितनी घटाओगे, 2, तब कितनी रह जाएगी 179। क्योंकि ये जो दो पॉइंट बने हैं 90 डिग्री के, ये पॉइंट है, लाइन नहीं है। लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा का मतलब क्या होता है, जो कुछ निश्चित दूरी तय करे, ये कोई निश्चित दूरी नहीं तय कर रहे हैं। चीजें यहीं समझ में यहाँ तक की। अब यहीं पर देखने की कोशिश करना कि जैसे ही हमने इनमें से 2 हटाए, तो अक्षांश रेखा अगर आपसे पूछा जाए कितनी है, तो कितनी बताओगे 179। जबकि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड यानी कुल अक्षांश अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बताओगे 181। इसके बाद में हर अक्षांश के बीच की दूरी सभी जगह पर समान है, यानी इन दो रेखाओं के जो बीच की दूरी है, आरी बात समझ में, या इन दो रेखाओं के जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी सभी जगह क्या होती है, समान होती है। इन दो रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो सभी जगह क्या होती है, आपकी समान होती है। और होती कितनी है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी 111 किलोमीटर। और बात करें यदि, तो इन बीच की दूरी को कहा क्या जाता है, मतलब ये जो खाली जगह है इसको अपन कहते क्या है, तो इसको इंग्लिश में तो कहते हैं जोन, और हिंदी में जो है, मतलब ये यहीं पर इसका नाम नीचे लिख रहा हूँ, या इनके बीच का जो भी गैप है उन सारे ही गैप को अपन क्या कहेंगे, कटिबंध। क्या कहेंगे, कटिबंध। जैसे आपने सुना है कभी फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, या फिर उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ऐसे नाम सुने होंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कटिबंध असल में क्या है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कटिबंध। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती कितनी है, 111 किलोमीटर। कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 179। चीजें आई समझ में यहाँ तक की। और जैसे 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 हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, हमारे पास जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तब अक्षांशों में क्या परिवर्तन आता है, तो विषुवत रेखा पर तो सबसे बड़ा गोला बनता है, लेकिन जैसे जैसे देखो अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, गोले का आकार छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, ये गोला जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा। यानी इनका आकार जो है वो सभी जगह समान नहीं है। हमारी बात समझ में, यानी अगर आपसे पूछे क्या अक्षांशों की जो लंबाई है, क्या अक्षांशों की जो लंबाई है, अक्षांशों की लंबाई क्या वो समान है सभी जगह पर, तो आप कहोगे नहीं। विषुवत रेखा पर तो बहुत बड़ा गोला बन रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते जो है इनके मध्य की जो दूरी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब सॉरी, ऊपर जाते जाते जो है इनका जो आकार है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा। इसका मतलब इनकी लंबाई सभी जगह समान नहीं है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो सभी जगह समान है। वो कितनी है, 111 किलोमीटर। आर्यवासन वो कितनी है आपके, 111 किलोमीटर। सभी जगह इनके बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। आरी बात समझ में, कहने का मतलब अगर मान लो ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 0 से 1 डिग्री जाने के लिए, यानी ये जो 0 है और यहाँ 1 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 111 किलोमीटर की। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की, आप सभी को क्लियर है यहाँ तक। बड़े नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो मैंने आपको समझाया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम जो है फोटो देख नहीं पाए। तो यहाँ देखिए, पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉ फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट कॉल्ड लैटिट्यूड।
दो अक्षांशों के मध्य की दूरी सभी जगह समान होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स रिमेन्स सेम एवरीवेयर, और होती कितनी है तो 111 किलोमीटर। फिर है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स नोन एज जोन। फिर है कुल अक्षांश कितने हैं 181, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181, और कुल अक्षांश रेखाएं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी हो जाती है 179। और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है तापमान मापन में। दे आर यूज इन टेम्परेचर मेजरमेंट, और सभी अक्षांश पूर्ण वृत्त बनाते हैं। तो पूर्ण वृत्त का मतलब समझ गए होंगे कि ये पूरा गोला यानी पृथ्वी के चारों ओर गोल तरीके से खींचे जाते हैं, कंप्लीट सर्कल क्रिएट करते हैं। आर्य बात सुन के सर तापमान मापन में कैसे, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर वैसे वैसे डाउन होता है, इसीलिए लोग गर्मियों में हिल स्टेशन घूमने के लिए जाते हैं। तो अब कितनी ऊंचाई पे जाने पर कितना टेम्परेचर कम होगा, तो ऊपर की तरफ कोई जो है पेड़ पौधे तो है नहीं, हम ये बता दें कि ये यहाँ तक दूरी है वो वहां तक दूरी है। तो इसलिए जो है लैटिट्यूडनल डिग्रीज का यूज किया जाता है टेम्परेचर कि इतने डिग्री ऊपर जाने पर टेम्परेचर में ये फर्क आएगा। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की। चलिए, और अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों का सपोर्ट ये जो इस चैनल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। बढ़े आगे तो अगली चीज देखिए, बाकी मैं बीच में बार बार आपको नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के बीच में मैं अगर बार बार ये कहूँ कि सब्सक्राइब करो तो थोड़ा अजीब है, लेकिन हाँ ये इतना आप लोगों का फर्ज बनना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट लाइन। अब इंपॉर्टेंट, अब यहां ध्यान देना, अब आता है आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, यानी महत्वपूर्ण अक्षांश। महत्वपूर्ण अक्षांश, ये महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं, कहने का मतलब क्या है कि कितने डिग्री लाइन का क्या नाम है। आर्य भाषा में जैसे 0 डिग्री को हमने क्या कह दिया इक्वेटर, आर्य भाषा में यानी 0 डिग्री को हमने क्या नाम दे दिया विषुवत रेखा। 0 डिग्री को तो हमने क्या नाम दे दिया विषुवत रेखा। चीजें आ रही समझ में, ये याद रखना है और ये फोटो बनाना है आप लोगों को कॉपी में। ठीक है, कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री, अब यहाँ ध्यान देना ये 23.5 डिग्री यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉर्थ में भी, और 23.5 डिग्री जो है साउथ में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपके कभी ऐसा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, तो ध्यान देना जब भी ये 23.5 डिग्री आए इनके पीछे जरूर देखना नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है या साउथ लिखा हुआ है। अगर नॉर्थ लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की, समझना। तो ये फोटो बनाना है आपको, और देखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि इक्वेटर कितने डिग्री का है तो इक्वेटर है 0 डिग्री का, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड को, 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश को अपन कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा नाम दिया है हमने इसको विषुवत रेखा। फिर देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड लिखा हुआ है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कैसी रेखा कर्क रेखा। और वैसे ही अगर आपसे पूछ ले कि 66.5 डिग्री उत्तरी, और ये देखो वापस नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो डिग्री तो सेम है लेकिन पीछे उत्तर और दक्षिण चेंज हो गया। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा नाम दिया हमने इसको मकर रेखा। आर्य भाषण में यहां तक की। इसके बाद में देखिएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हमने क्या नाम दिया, देखो डिग्रियां एक जैसी है दोनों पर लेकिन पीछे नॉर्थ और साउथ चेंज है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक वर्त। किस नाम से जानते हैं आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं, यानी इसको इंग्लिश में हमने क्या कह दिया आर्कटिक सर्कल। और वैसे ही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हमने किस नाम से जाना, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है आपके अंटार्कटिक व्रत। क्या कहलाता है अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक सर्कल, क्योंकि नीचे की तरफ अंटार्कटिक महासागर है। और अगर आपसे कोई पूछ ले 90 डिग्री जो है इसका क्या नाम है, तो 90 डिग्री का नाम है नॉर्थ पोल। 90 डिग्री का नाम क्या है नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ का जो है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल। डन है यहाँ तक। चलिए, अब इससे आगे की यदि अपन चर्चा करें तो ये हमने देख लिया इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो अक्षांश हैं, ये जो अक्षांश हैं इनका प्रयोग किस लिए करते हैं अपन, तो तापमान के लिए। किसके लिए करते हैं तापमान के लिए। तो
इन अक्षांशों के बीच में तापमान कौन कौन सा है? इन अक्षांशों के बीच में तापमान यदि आपसे बात करें तो ध्यान देना, ये एक आपके सामने मैं इमेज क्रिएट कर रहा हूं। इस इमेज को जो है थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपना ही है अर्थ, ये अपनी क्या है? अर्थ। एक सेकेंड हो, ये है अपनी अर्थ, और यहां पर है मान लो सूर्य, यहां पर क्या है? सूर्य। ठीक है, तो अर्थ पे जो है, अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब थोड़ी सी जो है 23.5 डिग्री अर्थ पृथ्वी का क्या आता है? झुकाव आता है। 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। जब 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो इस वजह से क्या होता है आपके, ध्यान देने की कोशिश करना। कहाँ गया? चलिए यहाँ आ जाते हैं वापस। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझा रहा था, और वो चीज क्या है आपकी, तो समझने की कोशिश करना कि ये अपनी जो है पृथ्वी है, और ये क्या हो जाता है? सूर्य। यहाँ यहाँ क्या हो जाता है? सूर्य। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। और इस वजह से जो सनलाइट है आपके, वो सनलाइट 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा तक ही पहुंच पाती है। इससे ऊपर और इससे नीचे, यानी जो है ये लाइन जो है, आ रही बात सुन में? अब कोई लाइन अगर ऐसे झुकी हुई है और ये सूर्य है, तो सनलाइट जो है लास्ट यहां तक ही जा पाएगी और लास्ट यहां तक ही जा पाएगी, इससे पार लाइट थोड़ी जा पाएगी। तो लास्ट लाइट जो है वो अपने इस क्षेत्र में ही जाती है। ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ जो साउथ पोल आता है, वो हमेशा जो है कैसे होते हैं? बर्फ से ढके होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है यहाँ पर। अब यहीं पर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना कि इन्हीं के बीच में जो है आपके, इन्हीं के बीच में जो है अलग अलग ताप कटिबंध पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच में जो है अलग अलग आपके क्या पाए जाते हैं? ताप कटिबंध। ताप कटिबंध कौन कौन से? तो देखना, जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, यहाँ टेम्परेचर भर भर के पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है 21 जून को यहाँ पर सीधी चमकती है, और 22 दिसंबर को यहाँ पर सीधी चमकती है। तो यहाँ पर जितने भी लैटिट्यूड आएंगे बीच में, इनके बीच में जितने भी लैटिट्यूड आएंगे, यहाँ पर साल भर में सूर्य एक बार तो सीधा चमकता ही चमकता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध कहते हैं? उष्ण कटिबंध। फिर इसके बाद में जो है ये जो ट्रॉपिक ऑफ, ये जो आर्कटिक सर्कल है, यानी ये जो 66.5 डिग्री की जो रेखा है, और 66.5 डिग्री की रेखा दक्षिण में, यहाँ टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाता है, हल्का हल्का पहुंच पाता है। आरी बात सुन, यहाँ थोड़ी गर्मी और थोड़ी सर्दी रहती है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? शीत उष्ण, यानी शीतोष्ण, टेम्परेट, यानी गर्मी भी है सर्दी भी है, हल्की। और इसके बाद ये जो 90 डिग्री का आता है यहाँ पर, नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ जो है सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए ये पूरा इलाका कैसा रहता है? ठंडा, इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन। अब आपको ये जोन शब्द जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी को अगर मैं आपको जो है एनसीईआरटी के फोटो फ्रेम से दिखाऊं कि एनसीईआरटी ने इसको किस तरह से दिखाया है, तो ये देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ये कहलाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहां से कहां तक है? तो ध्यान दो, टॉरिड जोन जो है ये कहां से कहां तक है? तो 0 से लेकर 23.5 नॉर्थ और 0 से लेकर 23.5 साउथ। ये जो बीच में ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर साल में एक बार सूर्य जो है सीधा चमकता ही चमकता है। फिर देखिए, ये जो 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में, 23.5 से 66.5 के बीच में, इसको कहते हैं आपके टेम्परेट जोन। कैसा जोन कहते हैं? टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। आर्य भाषण में ये कैसा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि ये जो है आपकी टेम्परेट जोन कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, तो आप कहोगे कि 23.5 डिग्री। आपके आर्य भाषण में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच का जो इलाका है, उसको अपन क्या कहते हैं? शीतोष्ण। कि सर अब साउथ बताना है कि नॉर्थ बताना है? तो ये आगे वाली चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि सदर्न वाला जो है, यानी साउथ टेम्परेट जोन कहां से कहां तक है, तो आप क्या कहोगे? साउथ टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, यानी बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण पाया जाता है।
और उत्तरी शीतोष्ण किस किस के बीच में, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। और उसके बाद में बात करें तो 66 से लेकर 90 के बीच में ये जो पूरा पाया जाता है इसको कहते हैं शीत कटिबंध, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। जब पहुंचता ही नहीं है तो इसको अपन क्या कह देते हैं, फ्रीजिड जोन। तो ये जो है फोटो आपको बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, और उसमें जो है हेडिंग क्या लगाओगे, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। क्या हेडिंग लगाओगे, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा है आपके, जैसा हमने जो है पिछली स्लाइड में ये देखा है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, कितने डिग्री पर कौन सा लैटिट्यूड है, तो ये ऐसे ही लैटिट्यूड है सारे के सारे आपके। ठीक है, आरी बात में यहाँ देखो नाम लिखा हुआ है, जैसे विषुवत वर्त कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। ये जो 0 डिग्री की लाइन है इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेटर। ये जो 23.5 डिग्री की रेखा है इसको देखो क्या नाम दिया है, कर्क रेखा। 23.5 को क्या नाम दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66 वाले को क्या नाम दिया है, उत्तरी ध्रुवत यानी आर्कटिक सर्कल। आरी बात में 90 डिग्री को नॉर्थ पोल, दोनों तरफ। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब ये वही चीजें हैं आर्यवासन में जो हमने अब तक समझा है, जो हमने अब तक समझा है पूरा का पूरा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना। इसमें जो है ये सारी की सारी चीज अब एनसीईआरटी ने हमको किस तरह से समझाने की कोशिश करी, मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। और अब अपन देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो है ये सारी की सारी चीजें किस तरह से समझाने की कोशिश की गई है। आरी बात समझ में यहाँ तक की, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ध्यान देना, यहां पर यदि मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने हमको इस तरह से समझाने की कोशिश करी है। विषुवत वर्त शून्य अक्ष अक्षांश को दिखाता है, यानी ये बताना चाह रहा है कि इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री। ठीक है, अभी हमने यही समझा। विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच, दोनों तरफ विषुवत वर्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का 1/4 है। आरी बात समझ में, यानी ये कह रहे हैं कि विषुवत वर्त जो है, यानी ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से दोनों पोल्स के बीच की दूरी जो है, दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त, यानी पृथ्वी का पर अगर अपन ये पूरा कंप्लीट सर्कल खींच दे तो कंप्लीट सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का 1/4। 360 का 1/4 कितना होगा, तो 1/4 जैसे ही करोगे तो वो 90 होगा कि नहीं होगा। 1/4 यानी 90 डिग्री अंश है। 90 अंश का मतलब होता है 90 डिग्री है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश को, यानी 90 डिग्री नॉर्थ वाले को क्या कहा, उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण वाले को क्या कहा, दक्षिणी ध्रुव। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपने को समझाने की कोशिश करी है। यानी द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, example 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the northern pole and 90 degree south latitude marks the southern pole. फिर इसके बाद में अगला देखिए, इस प्रकार विषुवत वर्त के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। आरी बात समझ में, विषुवत वर्त की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वर्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो बीच में जो है, ये जो इक्वेटर लाइन खींची हुई ना, ये देखो ये इक्वेटर लाइन, आरी बात, इसके ऊपर वाले को तो अपन नदन लैटिट्यूड कहेंगे यानी उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे वाले को अपन सदर्न लैटिट्यूड कहेंगे यानी दक्षिणी अक्षांश। बस ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। फिर इसके बाद में आगे देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। उत्तर या दक्षिण को क्यों लिखा जाता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ चेंज होते ही उस पूरी लाइन का नाम चेंज हो जाएगा। दोनों की तरफ डेटा तो सेम है 23 एंड 23, लेकिन जैसे ही 23 के पीछे नॉर्थ लगेगा, नॉर्थ लगने से इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क। और जैसे ही इसके पीछे साउथ एस लग गया यानी साउथ लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर हम बात करें तो इसी को अपन क्या कह देते हैं, मकर रेखा। चीजें समझ में यहाँ तक की। अब इसके बाद में देखो ये एग्जाम्पल दिया है, बढ़िया सा एग्जाम्पल याद रखिएगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पर स्थित है। ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर, हमारी बात समझ में, महाराष्ट्र जो पड़ता है ये अपना गुजरात, और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है ये 20 डिग्री पे। ये क्या कहना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र जो है इसका चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री पे है, और 20 डिग्री की लाइन पे ही जो है वो क्या है आपका ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टो, हमारी बात समझ में, या हॉरिजॉन्टो। अब लेकिन ये 20 डिग्री नॉर्थ में है और ये 20 डिग्री साउथ में, लेकिन चंद्रपुर
विषुवत के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। और यहाँ लाइन ये जो है ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता जाता है, घटता जाता है। चीजें आ रही समझ में। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर वर्ड north or south. Generally, this is indicated by their letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north, but the Chandrapur is 20 degree north of the equator, and the latter is 20 degree south of it. आ रही बात समझ में यहां तक की। चलिए अगला देखिए, अब आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। आ रही बात समझ में, हीट जोन ऑफ द अर्थ। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था ना, ये जैसे यहाँ पर ये जो है टेम्परेट जोन यानी उष्ण कटिबंध पहले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच का जो भी इलाका है, जीरो भी इनके बीच में गर्मी भयंकर पड़ती है, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ती है, या उष्ण कटिबंध। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो देखिए बड़ी शानदार और खूबसूरत परिभाषा दी गई है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। ये जो है सारी की सारी परिभाषाएं आपको लिखनी है, नोट करनी है, ये सारी की सारी चीजें। आ रही बात समझ में। अगर आपसे कोई पूछ ले उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो पहले तो आप ये बताओगे कि उष्ण कटिबंध है कहां पर, और फिर ये बताओगे कि भाई इनके बीच में जो है सूर्य साल में एक बार हर लाइन पे सीधा चमकता है और यहाँ गर्मी रहती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और उसके बाद में ये देखो दूसरा जो लिखा हुआ है, ये जो टेम्परेट जोन है आपकी, दूसरा जो ये लिखा हुआ है आपकी टेम्परेट जोन, या इसी को अपन क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो शीतोष्ण कटिबंध है ये कहां से कहां तक है, तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, इनके बीच में जो है जो पड़ता है इसका नाम क्या है, शीतोष्ण या टेम्परेट। तो ये किसे कहते हैं, तो देखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, यहां ध्यान देना क्या लिखा हुआ है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी ये जो है क्या कह रहे हैं कि कभी भी सूर्य के ठीक ऊपर, सूर्य जो है वो ठीक ऊपर नहीं होता है, लाइट तो आती है लेकिन बिल्कुल सीधी नहीं आती है। इस वजह से जो है क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और तिरछी पड़ने वाली सूर्य की किरणें इतनी गर्मी पैदा नहीं करती है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो कितनी अच्छी अच्छी परिभाषाएं लिखी हुई है, ये सारी की सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी ही कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, एज सच द एरिया बाउंडेड by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in Northern Hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। कैसा रहता है, मॉडरेट। क्लियर है बात यहाँ तक की। फिर नेक्स्ट देखिएगा, फिर आता है तीसरा वाला शीत कटिबंध। आ रही बात समझ में। और शीत कटिबंध कहां से कहां तक था, तो ये 66 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और 66 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच का जो टेम्परेचर है वो कैसा क्या कहलाता है आपकी, कॉल्ड फ्रीजिड जोन या वेरी कोल्ड या शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी ध्रुव वर्त मतलब ये कह रहा है अंटार्कटिक सर्कल, ये तो कह रहा है अंटार्कटिक वर्त। दक्षिणी ध्रुव वर्त को और किस नाम से जानते हैं अपन, अंटार्कटिक वर्त। और ये जो उत्तरी ध्रुव वर्त है इसी को अपन क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल।
ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वर्त। ठीक है, दक्षिण ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है क्योंकि सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आता है, बहुत ज्यादा ऊपर आसमान में पूरा नहीं चमक पाता है, बस दिखता है कि हाँ उगा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। एरिया लेइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नदर्न पोल in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in southern hemisphere are very cold. It is because here sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone. आ रही बात समझ में यहाँ तक की? तो यहाँ पर जो है अपने को अलग अलग परिभाषाएं भी मिल गई, अलग अलग अपने को क्या मिल गई, परिभाषाएं भी मिल गई। जैसे हमने जो है यहाँ पर ये देखा था सारी की सारी चीजें कि भाई उष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, तो आपके दिमाग में सीधी सी चीज आती है कि मतलब ये होते क्या है। तो एनसीईआरटी ने कहा बिल्कुल हम आपको बताएंगे ये क्या होते हैं। तो यहाँ देखो ये पृथ्वी के ताप कटिबंध, या फिर मैं बात करूं हीट जोन के बारे में बताया इन्होंने। और इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अब आता है अपने लिए कि भाई यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ अक्षांश जो है इसको एनसीईआरटी और मैं दोनों आपको समझा चुके हैं कि अक्षांश क्या होता है, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है बिल्कुल। हमारी बात सुन में, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, बस कुछ डेटा को जो है थोड़ा फॉर्म किया गया है हमारी बात सुन, ताकि थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा में बताया जा सके, थोड़ा सा जो है आपको क्या किया जा सके, एक्स्ट्रा में बताया जा सके, इसलिए जो है हम इसे क्या कहते हैं, तो इसलिए इसको जो है हम किस नाम से जानते हैं, अक्षांश के नाम से। और वैसे देखो थोड़ा एनसीईआरटी से जो है ज्यादा ही आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका एक रीजन है कि कुछ टॉपिक जो है थोड़ा एनसीईआरटी में कम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो है इसको और अच्छे से देख लेंगे। अब आता है अपने लिए कि देशांतर क्या है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। जैसे हमने अक्षांश देखे, जैसे हमने क्या देखे, अक्षांश, और अक्षांश जो है वो आप किस तरह से खींचे जा रहे थे, तो ये जो है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम भी कह सकते हो आप, यानी वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। हमारी बात सुन, पश्चिम से पूर्व इनको खींचा जा रहा था। लेकिन अब बात आ रही है देशांतर की, अब बात किसकी आ रही है, आपके देशांतर की। तो देशांतर किस तरह से खींचे जाते हैं, तो ध्यान देना, जो देशांतर है आपके, ये जैसे पृथ्वी है आपकी, ठीक है, ये जो बीचों बीच एक सीधी लाइन, तो सीधी तो नहीं होगी, अगर मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक बॉल इमेजिन कर पाओ आप, तो बॉल का जो ऊपरी सिरा है और बॉल का जो निचला सिरा है, इन दोनों को जब अपन मिलाएंगे किसी लाइन के द्वारा, तो लाइन सीधी आएगी कि इस तरह से डी शेप में आएगी। तो आप कहोगे सर बिल्कुल डी शेप में आएगी, लेकिन आप लोगों को समझाना है इसलिए मैंने ये लाइन जो है सीधी खींची है। आ रही बात समझ में यहाँ तक की? तो अब अपने आता है कि देशांतर क्या है, तो अब इसी को जो है अपन समझते हैं। तो ध्यान देना, अब अपन यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, यहाँ अपन समझने वाले हैं लॉन्गिट्यूड, या फिर मैं बात करूं देशांतर। तो अब इन्हीं को ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारे देशांतरों को। ये जो बीचों बीच लाइन है, ठीक है, ये जो बीचों बीच लाइन है, इसको अपन क्या कहते हैं, जैसे अर्थ को जो है इस तरह से जिस रेखा ने बांटा था, उसको वो भी 0 डिग्री की थी, तो ये भी बराबर दो हिस्सों में बांट रही है। इस तरफ क्या आता है आपकी ईस्टर्न हेमिस्फेयर, सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इस तरफ क्या आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की, दोनों तरफ अलग अलग हेमिस्फेयर आते हैं कि नहीं आते, चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की। वैसे यदि अपन बात करें तो ठीक है, अब समझने की कोशिश करना आप। अब इसको समझने की कोशिश करना, ये देशांतर किस तरह से खींचे जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो देशांतर हैं, ये पोल से शुरू होते हैं और वापस पोल्स में ही एंड होते हैं। ये इस तरह से खींचे जाते हैं, ये पोल से शुरू होते हैं और वापस किस में एंड होते हैं, आपके पोल्स में ही। पोल से शुरू होंगे और वापस जाते जाते किस में मिल जाएंगे, पोल्स में। तो इस तरह से ये जो रेखाएं खींची जाती है पूरी पृथ्वी पर, हमारी बात सुन में, इस तरह से जो ये रेखाएं खींची जाती है कि ध्रुवों से शुरू होते हैं और ये वापस जाके कहाँ समाप्त हो जाते हैं, ध्रुवों में ही समाप्त हो जाते हैं। इस तरह की रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। इस तरह की रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, तो इस तरह की रेखाओं को अपन देशांतर कहते हैं। इन्हीं में समझने की कोशिश करना, जैसे ये जो है मैं बीच में एक लाइन खींच दे रहा हूं, ये वाली, इस रेखा को अपन क्या कह रहे हैं, तो इस रेखा को अपन क्या कह रहे हैं, विषुवत रेखा। ये तो क्या हो गई आपकी विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा। लेकिन इसके ऊपर वाला जो है ये 0 डिग्री का जो है इसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्रीनविच रेखा, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से खींची गई है ये ग्रीनविच रेखा, या इसी को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। इसी को जो है और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को कहते हैं आपके प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा। चीजें आ रही समझ में यहां तक की। अब यदि बात करें तो समझने की कोशिश करना, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, जहां बात की जाए तो अब इन रेखाओं के बीच की दूरी देखो आप यदि ध्यान दो, तो जैसे अक्षांशों में, जैसे हमने अक्षांशों में देखा था, यहाँ देखो इन सब के बीच की दूरी जो है मैंने क्या कहा था, सभी जगह इक्वल होती है एकदम 111 111। लेकिन क्या आप यहाँ बता सकते हैं कि क्या इनके बीच की सभी जगह दूरी एक समान है? जैसे आप इनके बीच की दूरी देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इनके बीच की दूरी कम हो रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इनके बीच की दूरी और कम हो रही है, फिर और ऊपर जा रहे हैं तो और कम हो रही है। यानी इनके बीच की दूरी जो है ये जो विषुवत रेखा पर होगी वो तो ज्यादा होगी, यानी इनके बीच की जो दूरी है, हमारी बात समझ में, वो मैक्सिमम कहाँ होगी, यानी अधिक कहाँ होगी और कम कहाँ होगी? तो अधिक तो हो जाएगी विषुवत रेखा पर, अधिक तो कहाँ हो जाएगी विषुवत रेखा पर, और कम कहाँ हो जाएगी ध्रुवों पर, कम कहाँ हो जाएगी ध्रुवों पर, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कम होती है, विषुवत रेखा पर अधिक होती है, तो अधिक होके भी कितनी होती है, तो ये होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, और ध्रुवों पर कितनी हो जाएगी, तो ध्रुवों पर 0 किलोमीटर, यानी जो है 1 डिग्री की ये लाइन है देशांतर, और 2 डिग्री की ये लाइन है, अगर ये विषुवत रेखा पर है तो इनके बीच की दूरी 111, और यदि पोल्स पे है तो पोल्स पे जाते जाते इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की। अब आगे देखिए, अब इनके बीच की दूरी का तो अपने को जो है इतना सही आइडिया है। फिर क्या हुआ कि इस रेखा से, ये जो 0 डिग्री की बीच वाली लाइन है, इससे जैसे जैसे हम ईस्ट में जाते हैं और इससे जैसे जैसे हम वेस्ट में जाते हैं, तो आपको पता है कि सूर्य पहले कहाँ उदय होता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी पूर्व में। तो इस वजह से जो हिस्सा इस ग्रीनविच लाइन से ईस्ट में है उसका समय हमेशा जो है वेस्ट वाले से क्या होगा, आगे होगा। यानी यहाँ पर क्या है, हर लाइन को पार करने पर समय में 4 मिनट का बदलाव आता है। आज इस बात समझे, ईस्ट में जाने पर जो है समय हर बार 4 मिनट क्या होगा, जुड़ेगा। ईस्ट में जाने पर समय जो है हर बार 4 मिनट क्या होगा, जुड़ेगा। और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, हर लाइन को पार करने पर समय में 4 मिनट की क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। समय में 4 4 मिनट की क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। कि सर ये कमी और ये ज्यादा क्यों हो रहा है, तो ये सब समय मापने के लिए किए जाने वाले प्रयास है। अब इसी चीज को इस तरह से समझो, जैसे ये 0 डिग्री की एक लाइन है और ये 1 डिग्री ईस्ट में है, ये 1 डिग्री क्या है, ईस्ट, और यही 1 डिग्री क्या है, यही 1 डिग्री है वेस्ट, यानी 1 डिग्री है पश्चिम और ये 1 डिग्री है पूर्व। 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं तो मुझे बताओ 1 डिग्री ईस्ट में कितने बजेंगे, तो मैंने क्या कहा, जैसे ही हम जो है 0 से 1 डिग्री वाली लाइन को देखेंगे, तो 1 डिग्री वाली लाइन पर जब यहाँ 12 बज रहे हैं, इसी समय 1 डिग्री वाली लाइन पे बज रहे होंगे 12 बज के 4 मिनट, और इसी समय जब 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तब 1 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, 11 बज के 56 मिनट। आरी बात समझ में, अगर अपने से ऐसा पूछ ले कि अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो 2 डिग्री ईस्ट वाले पर, 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या समय हो रहा होगा, तो 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट, तो 2 डिग्री पे कितने हो जाएंगे, 12 बज के 8 मिनट। चीजें आ रही समझ में यहां तक की। अब इसके बाद में आगे देखिए, और दो देशांतरों के जो ये बीच की खाली जगह है, इस खाली जगह को क्या कहा जाता है, तो इसके बीच की खाली जगह को कहा जाता है गोरे। बीच की खाली जगह को क्या कहते हैं, गोरे। और देशांतरों का प्रयोग अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा, देशांतरों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इनका प्रयोग किया जाता है समय निर्धारण के लिए। किसके लिए, समय निर्धारण के लिए, कि भाई किसी स्थान का समय क्या है। आरी बात समझ में यहाँ तक की। और बात करें तो इनके जो बीच की दूरी है वो बता दिया आपको, मैक्सिमम कहाँ होती है, मिनिमम कहाँ होती है, किस तरह से ये लाइनें खींची जाती है, और ये रेखाएं होती कितनी है, तो ये रेखाएं होती है 360। ये जो रेखाएं होती है, ये रेखाएं होती कितनी है आपकी, 360 होती है। चीजें आई समझ में यहाँ तक की। चलिए, अगर समझ में आई है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिएगा, क्लास को जरूर से लाइक कीजिएगा। ये रिमाइंडर आपको जो है देना पड़ेगा बार बार थोड़ा सा। यही सारी चीजें जो है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए लिख ली। यहाँ देखिएगा, उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर। और दो देशांतरों के मध्य की दूरी सभी जगह समान नहीं होती है। यही देखो कि पिछली स्लाइड में जस्ट देखो क्या है
इनके बीच की दूरी देखो इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल्स पर कम है, यानी विषुवत रेखा पर तो सबसे ज्यादा और ध्रुवों पर क्या है, कम है। तो इनके बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं होती है। विषुवत रेखा पर कितनी होती है, तो बराबर करके लिखना 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और पोल्स पर कितनी होती है, तो ध्रुवों पर होती है 0 किलोमीटर। इक्वेटर पर कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, यानी 111.32 किलोमीटर। आ रही बात समझ में, 111 पॉइंट कितनी हो जाएगी ये, 32, 111.32। और ध्रुवों पर कितनी हो जाएगी, 0 की। और दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर या गोरे। इसके बाद में देखो कुल देशांतर कितने, 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने, 360। और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, समय निर्धारण में। और दीज आर यूज टू डिटरमाइन टाइम। और ये अर्धवृत्त बनाते हैं। अर्धवृत्त कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो, ये जो है पोल से शुरू हुए, पोल्स में एंड हो गए, ये इस तरह से आके और यहाँ एंड हो गए। इन्होंने वापस पूरा कंप्लीट सर्कल क्रिएट नहीं किया। हर लाइन जो है ये इसी तरह से खींची जा रही है। हर लाइन जो है ये इसी तरह से खींची जा रही है। आरी बात समझ में। और दूसरी वाली जो है बस वो अलग लाइन है, इस तरफ और इस तरफ अलग अलग लाइन है। चीजें आई समझ में। और दो देशांतरों के मध्य समय का अंतर कितना है, 4 मिनट का है। कितना है, 4 मिनट का। कि सर 4 मिनट का क्यों है, तो देखो पृथ्वी को अपने ही एक्सिस पर पूरा एक जगह से घूम के यहाँ पर, यानी ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आने में कितना टाइम लगता है, यानी 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, तो के सर 24 घंटे। यानी 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में ये कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटे में ये घूमती है 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। यानी 15 डिग्री घूमने में इसको जो है कितने मिनट लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं। तो मुझे ये बताओ इसको 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 60/15, यानी कितना हो जाएगा, 4 मिनट। इसलिए ये 4 मिनट का आंकड़ा लिया गया है। चीजें यही समझ में यहाँ तक की। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अब यही चीज जो है अपने को समझाई गई है। हमारी बात समझ में कि देशांतर क्या है, एनसीईआरटी अपने को यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ये जो एग्जाम्पल आ रहे हैं इनको नोट डाउन कीजिएगा। टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये एक लाइन है 20 डिग्री की, ये लाइन क्या है 20 डिग्री की। तो एक जो है पैसिफिक ओशन में है, मान लो एक तो पड़ता है यहाँ पर और एक पड़ता है यहाँ पर, दूसरा वाला यहाँ पर। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये जो देशांतर है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इससे कितना आगे है, इससे कितना पीछे है। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की, ये अपने को ये कह रहा है। आ रही बात समझ में यहाँ तक की। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं और इनके बीच की दूरी को देशांतरों को अंशों में मापा जाता है, यानी डिग्री में मापा जाता है। और प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्ताकार है। ये देखो ये लाइन जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, आ रही बात समझ में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस polewards until it becomes zero at the poles where all meridian meets। और जहां जो है ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी जो है क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, शून्य। और ये एनडीए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आप बिलीव करोगे कि एनडीए 2019 के आसपास जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दो लॉन्गिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है आपके, दो लॉन्गिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है वो पोल्स पे कितनी हो जाती है, पोल्स पे जो है ये कितनी हो जाती है। चीजें आ रही है समझ में यहाँ तक की। तो आप लोग अब मेरे ख्याल से आसानी से बता पाओगे इस चीज को। ठीक है, बढ़े आगे। अगली चीज समझिएगा, आगे ये क्या कह रहा है अपने से, देशांतर और समय। कि भाई अब देशांतर और समय जो है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाई से लगाया जा सकता है, जो कि दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यह आपने रीजनिंग में देखा ही होगा, ठीक है, कि छाया कब लंबी पड़ती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्च बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी जो है यहाँ पर जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो इस लाइन पर जितनी भी चीजें होगी वहां पर टाइम जो है वो क्या होगा, सभी जगह पर इक्वल, या फिर यूं कहें कि दोपहर ही होगी। वहां पर क्या होगी, आपकी दोपहर ही होगी। यानी एक तरीके से टाइम को डिनोट करने की बात कर रहा है। फिर यहाँ देखिए जो मैंने आपको कारण बताया, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, अतः वे स्थान
जो ग्रीनिच जो अपने वो लिखी थी लाइन 0 डिग्री की, ये वही है कि पूर्व में है उनका समय ग्रीन से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में ये 1 डिग्री घूमती है, यानी 1 डिग्री घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। इस प्रकार जब ग्रीनिच शहर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व आया है, ध्यान देना पूर्व में जो है समय प्लस होगा और जैसे ही आ जाए पश्चिम तो समय माइनस होगा। तो पूर्व में तब 15 डिग्री यानी 1 घंटा आगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय पीछे होगा तो वहां सुबह के 11 बजेंगे। इसी प्रकार ग्रीनिच शहर पर जब दोपहर के 12 बजेंगे तब 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि। अब सीधी सी बात है, एक लाइन को पार करने पर जो है 1 डिग्री को पार करने पर 4 मिनट, तो 180 डिग्री को पार करने पर कितने, तो 360 मिनट। यानी अगर कहीं, और 360 का मतलब पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा लगा दिया। अगर इसके जो है यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो सीधी सी बात है पीछे जो है वो आपके रात के 12 बज रहे होंगे। चीजें आ रही समझ में, यहां तक की आगे देखिए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय दोपहर में घड़ी के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं दिए गए देशांतरी यामियों पर सभी का स्थानीय समय जो है समान है। सारी बात सुनने यहाँ तक कि ये कहने का वही मतलब है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर में समझाया है कि भाई सभी जगह जो है समय क्या होंगे। अब लोकल टाइम आ रही बात समझ में, और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम तो ये कि सनलाइट जो है इस समय कहां पर है, और स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि पूरी भारत में ही लोग जो है उनकी घड़ी जो है वो क्या समय बता रही है। और आप देखते हो कि भारत में सभी लोगों की घड़ियां एक ही समय बताती है जबकि स्थानीय समय अलग अलग होता है। आर्य भाषण में जैसे इसको इस तरह से समझना कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, भारत का चलो देशांतरीय विस्तार देख लो, ये अपना जो है इंडिया है, ये यहां से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और कहां तक जाता है तो 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखो ये 68, 69, फिर 70, 71, 72, 75, 73, 74 ऐसे करके आगे जाएंगे। तो आप देख रहे हो ना कि और यहाँ पड़ती है 0 डिग्री की लाइन, यहाँ क्या पड़ती है 0 डिग्री। अब हम जो है आगे की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं, और जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ का टाइम जो है यहाँ के टाइम से आगे होगा कि नहीं होगा। इसलिए गुजरात का जो समय है वो अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे है, क्योंकि यहाँ से जब अपन, अब जब अपन जो है ये 0 की लाइन है और ये जो है 10 डिग्री है, तो 0 से जब 10 डिग्री की तरफ आगे जाएंगे, यहाँ मान लो कि भाई आपके 12 बज रहे हैं तो 10 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे, एक लाइन को पार करने पर 4 मिनट, 10 डिग्री को इन 40 मिनट, यानी 12 बज के 40 मिनट हो रहे होंगे। 10 डिग्री पर 12:40 हो रहे हैं तो 9 डिग्री पे समय क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कहोगे 4 कम कर दो यानी 12:36। यहाँ पर यानी 8 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप कहोगे 12:32। तो जैसे जैसे हम यहां से पश्चिम की तरफ आएंगे समय कम होगा। तो अरुणाचल प्रदेश से जब अपन गुजरात की तरफ आ रहे हैं यानी हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो समय कम होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ के लोकल टाइम में और यहाँ के लोकल टाइम में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, अप्रोक्स 2 घंटे का। लेकिन इस के पूरे टाइम को पाटने के लिए हमने जो है बीचों बीच एक लाइन खींच दी, और बीचों बीच एक लाइन खींच के कह दिया कि हम टाइम इसके हिसाब से देखेंगे। यानी इन दोनों को जोड़ के जितना आधा किया तो इन दोनों को जोड़ के आधा किया, तब एक लाइन आई 82.5 डिग्री की, और हमने कह दिया कि ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। यहां से जो है पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाएगा इतने डिग्री से। तो हमने देखा कि 0 डिग्री से अगर अपन 82.5 डिग्री तक आएंगे तो अपने को कितना टाइम लगेगा, तो अपने को टाइम लगेगा 5 घंटे। आ रही बात सुन में यहां तक की, तो इनको जो है पार करने में अपने को कितना, तो इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। चीजें आ रही समझ में, 5.5 घंटे, 5 घंटे क्या 5.5 घंटे। आ रही चीजें समझ में, यहाँ तक कि यानी यहाँ पर जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर कितने बजेंगे अपने इंडिया में, जब 0 पर 12 बजेंगे तो अपने यहाँ कितने बजेंगे 5:30। आ रही बात समझ में यहाँ तक की। तो यहाँ देखिए अगला, हम मानक क्यों मानते हैं। अब ये जो है ये मानक समय जो हमने खींचा है, आ रही बात समझ में, कहने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया ना ये 82.5 डिग्री की जो ये लाइन है, इसको क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये क्या, इसको अपन क्या कहते हैं, तो भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST के नाम से जाना जाता है इन्हें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की।
इसको हम जो है किस नाम से जानते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से। तो ये जो IST है आपका, ये जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है 82.5 डिग्री वाली, ये इंडिया के कितने स्टेट से होकर निकलती है, तो ये इंडिया के जो है आपके 5 स्टेट से होकर निकलेगी, 5 राज्यों से। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो अब ये टाइमलाइन है तो उत्तर से दक्षिण इसी तरह खींची जाएगी। तो ये जो है मिर्जापुर से एंट्री लेती है, मिर्जापुर आप लोगों ने सीरीज देखी होगी, ये यूपी से, फिर यूपी के बाद में ये MP, MP के बाद में ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में जो है ये लाइन कहाँ तक जाती है आपकी, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फिर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। चीजें आ रही समझ में यहाँ तक की। तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि हमने जो है ये जो टाइम माना है बीचों बीच वाला, तो ये बीचों बीच वाला टाइम क्यों माना है, क्या रीजन है कि हमने ये टाइम बीचों बीच वाला माना है। यानी ये जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इंडिया जो है 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो है समय का अंतर लोकल टाइम में जो है कितना अंतर आ रहा है, 2 आवर्स का आ रहा है। और लेकिन अपने को पूरे इंडिया में एक जैसा ही टाइम चाहिए, तो हमने बीचों बीच ये जो है एक लाइन खींच के ये कह दिया कि अपना टाइम यहाँ से कैलकुलेट होगा, ना कि यहाँ से या ना कि यहाँ से। तो ये हमने क्यों माना है, इसका क्या रीजन है, तो देखिएगा हम मानक क्यों मानते हैं। हमारी बात समझ में, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, तो यहाँ देखिएगा अलग अलग याम्योत्तर पर यानी देशांतर रेखा पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है 3 देशांतर है। हमारी बात समझ में यहाँ तक की, जैसे मान लो कि भाई ये जो है 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, और ये जो है डायरेक्शन हो गई आपकी वेस्ट और ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट। तो ये ट्रेन 12 बजे यहाँ खड़ी है, हमारी बात समझ में, और इसको जो है रवाना होकर 2 डिग्री पे पहुंचना है। तो ये 12 बजे अगर यहाँ पे खड़ी है, यहाँ के लोकल टाइम में अगर 12 बज रहा है, तो 2 डिग्री के लोकल टाइम में इसी समय कितना बज रहा होगा, 12 बज के 4 मिनट। और इसी समय यहाँ के लोकल टाइम में कितना बज रहा होगा, 12 बज के 8 मिनट। आ रही बात समझ में। तो अब यहाँ पे जब ये ट्रेन 12 बजे जो है यहाँ से रवाना होगी, तो इस टाइम के हिसाब से तो ये 12:08 पे पहुंचेगी, जबकि यहाँ पे तो है इस समय कितना टाइम और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो 4+4 और जुड़ जाएगा, यानी 8 तो यही हो गया। तो हर बार अलग अलग समय सारणी बनानी पड़ेगी, जो कि और कठिन हो जाएगा। और देखिएगा भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरकर होने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, और इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है, और इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, और भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो 82.5 डिग्री है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं। क्लियर होगा यहां तक की बात आप सभी के। फिर आगे देखिए अगला, ठीक है, ये वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। जैसे एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, और वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच है, लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू होगा। हमारी बात सुन, यानी दोपहर के 2 बजे में शुरू होगा, अर्थात भारत के टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या कहा, इंग्लैंड और अपने टाइम के बीच में लंदन के ग्रीनविच से ही खींची गई, लंदन यानी इंग्लैंड के। इंग्लैंड में अगर 12 बजेंगे तो भारत में कितने बजेंगे, 5:30। अगर इंग्लैंड में 2 बज रहे हैं तो 5:30 मतलब 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय का अंतर कितना है, समय का अंतर है 5.5 घंटे। हमारी बात सुनिए, ये इसी से पता चल रहा है। भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, और यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे, भारत में शाम के कितने बजेंगे, 7:30 बजेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। फिर आगे देखिए कुछ, अब ये जो है एग्जाम्पल याद रखना, ये जो है नोट करने वाली चीज है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ऐसे 15-15 डिग्री के कितने जो है टोटल 24, क्योंकि 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। तो ऐसे ही पृथ्वी पर कितने हैं आपके, तो पृथ्वी पर ऐसे हो जाएंगे 24। क्लियर है यहाँ तक की बात। बस, तो यही जो है आपका चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। यहीं पर अपना चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपकी
ये जो क्वेश्चन अपने को दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन अपने से क्या कहते हैं। तो देखिए, पहला है पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो हमने जो है शुरुआती क्लास में देखा था, पृथ्वी का जो सही आकार है वो क्या है, जियोइड। हमारी बात समझ में, पृथ्वी का सही आकार क्या है, जियोइड। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक नमूना है। हमारी बात समझ में, यानी पृथ्वी कैसी दिखती है वैसा ही एक नमूना है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नदन लैटिट्यूड। पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तीन ताप देखो, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण, शीतोष्ण और शीत। टॉरिड, टेम्परेड और फ्रिजिड। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, तो बहुत अच्छे से बताया है। अक्षांश जो कि पश्चिम से पूर्व खींची जाए, देशांतर जो उत्तर से दक्षिण खींची जाए। ठीक है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों मिलती है। तो उस क्यों का रीजन बताया था, क्योंकि 23.5 से 23.5 जो है, 23.5 से 23.5 के बीच में जो है, यहां पर सूर्य जो है साल में एक बार सभी लाइनों पर सीधा चमकता है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो इसका रीजन क्या है, देशांतरीय विस्तार। हर देशांतर को पार करने पर समय में जो है 4-4 मिनट का क्या आता है, बदलाव आता है। हमारी बात समझ में, यहां तक की जिसको हमने देख लिया था, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, जियोइड। व्हाट इज ग्लोब, तो ये क्या आ जाता है, एक आपका नमूना आ जाता है। लैटिट्यूडल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 23.5 डिग्री नदन लैटिट्यूड। और व्हाट आर थ्री हीट जोन, तो टॉरिड, टेम्परेड और फ्रिजिड। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमारी बात समझ में, यानी ये पूछ रहा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्यों मिलती है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इसी चैप्टर के अंदर बता दिए गए हैं अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रमुख याम्योत्तर यानी जो है मेन जो बताया था, ये पूछ रहा है ग्रीनविच। ग्रीनविच जो है कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, विषुवत के, कर्क रेखा के या ध्रुवों के। तो अपन क्या कहेंगे, ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360। दक्षिणी ध्रुव वर्त स्थित है, दक्षिण में, तो सीधी सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ग्रिड किसका जाल है, तो ध्यान देना, जब अक्षांश और देशांतरों को एक साथ मिलाया जाता है, इसी पैटर्न को कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड। और इससे क्या पता की जाती है, लोकेशन। यानी अक्षांश और देशांतर जब दोनों एक साथ आते हैं तब ग्रिड बनता है, और ग्रिड से ही क्या पता किया जाता है, आपकी ये किया जाता है लोकेशन को। यानी अक्षांश एवं देशांतर समांतर, अक्षांश एवं देशांतरी याम्योत्तरों का जो है ये क्या आता है, आपके ग्रिड जाल है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री। फ्रिजिड जोन जो है ये पोल्स के नजदीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, तो यहाँ देखो सॉरी, अंटार्कटिक सर्कल कह रहा है तो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और आर्कटिक होता तो नॉर्थ में। और ग्रिड क्या है आपकी, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो है एक जाल है। आरी बात समझ में यहाँ तक की, तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर होता है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।